नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, खुश होंगे और अपनी पढ़ाई भी अच्छे से कर रहे होंगे। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, मैं हूँ आपकी हिंदी की अध्यापिका और मैं स्वागत करती हूँ आप सभी का आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में। और आज हम यहाँ पर एकत्रित हुए हैं पढ़ने के लिए क्लास 9th की हिंदी। क्लास 9th की हिंदी में हम अपने पिछले सेशन से ही पढ़ रहे हैं हिंदी व्याकरण, जिसमें हम पढ़ रहे हैं यहाँ पर शब्द विचार, यानी कि हमारे व्याकरण का दूसरा अंग है शब्द विचार, जिसमें हम शब्दों का वर्गीकरण पढ़ रहे हैं, जिसमें हमने अर्थ के उत्पत्ति के आधार पर और रचना के आधार पर शब्दों को पढ़ लिया है। आज हम पढ़ने वाले हैं अर्थ के आधार पर शब्दों के भेद तथा विकार के आधार पर शब्दों के भेद। तो अर्थ के आधार पर कितने भेद होते हैं तथा विकार के आधार पर शब्दों के कितने भेद होते हैं, ये हम आज पढ़ेंगे। तो बिल्कुल रेडी हो जाइए, कॉपी पेन पेंसिल लेकर हम चलते हैं स्मार्ट बोर्ड की तरफ। शुरू करते हैं अपने आज का सेशन। सभी बच्चे ध्यान पूर्वक पढ़ेंगे और समझने का प्रयास करेंगे। पिछले सेशन में यहाँ पर सबसे पहले उत्पत्ति के आधार पर शब्दों के भेद पढ़े थे, जो कि 5 भेद हैं उत्पत्ति के आधार पर: तत्सम, तत्भव और देशज, विदेशी तथा संकर शब्द। और उसके बाद अगला पार्ट हमने पढ़ा था रचना के आधार पर। तो रचना के आधार पर 3 पार्ट्स में हमने यहाँ पर डिवाइड किया था: रूढ़ शब्द और यौगिक शब्द और साथ ही योग रूढ़ शब्द। तो इन 3 भागों में हमने यहाँ पर बांटा था रचना के आधार पर। तो रचना के आधार पर जो 3 भागों में बांटा, उसमें हमने रूढ़ शब्द यानी कि जो वर्षों से प्रयोग होने वाले शब्द, जो एक ही किसी भी चीज के लिए, किसी भी व्यक्ति के लिए, किसी भी वस्तु के लिए, किसी भी स्थान के लिए जो शब्द वर्षों से प्रयुक्त होते आ रहे हो और साथ ही इनका केवल एक ही अर्थ हो, यानी कि इनका कोई दूसरा अर्थ ना हो, क्या कहलाते हैं? रूढ़ शब्द कहलाते हैं। और एग्जाम्पल भी आपको दिए हैं, साथ ही यौगिक शब्द। और यौगिक शब्द में जैसे कि यौगिक का अर्थ होता है योग, जोड़, मेल से बनने वाले शब्द। तो 2 या 2 से अधिक शब्दों या शब्दांशों के मेल से बने शब्द यौगिक शब्द कहलाते हैं, जैसे विद्या, धन, आलय, विद्यालय, पुस्तक, धनालय, पुस्तकालय। और साथ ही कुछ एग्जाम्पल्स और लिखने के लिए मैंने आप लोगों से कहा था, जो कि होमवर्क में मैंने आप लोगों को दिया था। नेक्स्ट है योग रूढ़। योग रूढ़ अर्थात अपने सामान्य अर्थ को छोड़कर, ऐसे शब्द जो अपने सामान्य अर्थ को छोड़कर किसी विशेष अर्थ का बोध कराते हैं, उन्हें योग रूढ़ कहते हैं। योग रूढ़ यानी योग तो है, यानी कि 2 अलग अलग शब्दांशों से मिलकर बने हैं, 2 अलग अलग शब्दों से मिलकर बने हैं, और साथ ही रूढ़ भी है, यानी कि वो अपने सामान्य अर्थ को छोड़कर किसी विशेष अर्थ का बोध कराते हैं। जैसे नीलकंठ, नीला है कंठ जिसका, पीतांबर। और इसमें भी मैंने आप लोगों से बाकी के एग्जाम्पल खुद से लिखने को कहा था। तो आज का जो हमारा सेशन है उसमें हम पढ़ने वाले हैं अर्थ के आधार पर शब्द भेद। नंबर 3 शब्द भेद यहाँ पर पढ़ रहे हैं। तो अर्थ के आधार पर शब्द भेद हम पढ़ने वाले हैं। अर्थ के आधार पर शब्द भेद। अर्थ के आधार पर शब्द भेद। तो अर्थ के आधार पर शब्दों के कितने भेद होते हैं, तो हमने इसको आपको पिछले सेशन में ही बता दिया था कि हमने 2 पार्ट्स में इसको डिवाइड किया है, सार्थक और निरर्थक। तो नाम से ही क्लियर हो रहा है, हर बार मैं आपको एक चीज बार बार कहती हूँ कि आपको रटना नहीं है चीजों को, आपको किसी भी चीज को रटना नहीं है, आपको समझना है। हमने यहां पर बताया कि अर्थ के आधार पर शब्दों के 2 भेद होते हैं, यानी कि 2 हमने अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड किया, सार्थक और निरर्थक। सार्थक सा, ठीक है, सार्थक यानी कि जिसका कोई ना कोई अर्थ होता है, जिसका कोई ना कोई अर्थ होता है, सार्थक कहते हैं उसको। जिसका कोई ना कोई अर्थ होता है उसको क्या कहते हैं? सार्थक शब्द कहते हैं। निरअर्थक
जिसका कोई अर्थ नहीं होता। ठीक है, तो ऐसे शब्द, ऐसे शब्द जिनका कोई ना कोई अर्थ होता है, उन्हें क्या कहते हैं? होता है, उसे सार्थक शब्द कहते हैं। ठीक है, उसका कोई ना कोई अर्थ होता है, इसलिए उसे सार्थक शब्द कहते हैं। अब जैसे सार्थक शब्द, एग्जाम्पल, जैसे रात, पानी, पुस्तक, घर आदि। तो इस तरह के बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। ऐसे शब्द जिसका कोई ना कोई अर्थ होता है, सार्थक शब्द कहलाते हैं। निरर्थक, देखिए, वर्णों का अर्थ विहीन मेल, अब इसको सीधे वहां लेकर जाइए, वर्णों का, क्योंकि वो निरर्थक है। हमने कहा कई बार क्या होता है कि जब शब्दों का जो, वर्णों का जो मेल होता है, हर बार वो सार्थक नहीं होता। कई बार ऐसे वर्णों का भी मेल किया जाता है, जो मेल हो जाता है जिसका कोई अर्थ नहीं होता। तो निरर्थक की यहां पर बात कर रहे हैं हम। निरर्थक वर्णों का अर्थ विहीन, अर्थ विहीन अर्थात जिसका कोई अर्थ ना हो, वर्णों का अर्थ विहीन, अर्थ विहीन मेल, निरर्थक शब्द कहलाते हैं। ठीक है, निरर्थक शब्द कहलाते हैं। देखिए क्या होता है, इनका प्रयोग हम केवल किस लिए करते हैं? इनका प्रयोग हम केवल भाषा में प्रवाह लाने के लिए करते हैं। इनका प्रयोग हम किस लिए करते हैं? भाषा में प्रवाह लाने के लिए। वर्णों का अर्थ विहीन मेल निरर्थक शब्द कहलाते हैं और इसका प्रयोग केवल भाषा में प्रवाह लाने के लिए। ठीक है, तो जैसे मैंने आपको पहले भी बताया, पानी वानी। ठीक है, पानी शब्द हमने यहां पर लिखा है, एग्जाम्पल, जैसे पानी वानी, पानी वानी। ठीक है, इसी तरह से पढ़ना वढ़ना। ठीक है, लिखना विखना। लिखना विखना। तो देखिए, निरर्थक शब्दों की बात कर रहे हैं, पानी वानी, पढ़ना वढ़ना, लिखना विखना। तो यहां पर कुछ शब्द ऐसे हैं, कुछ शब्द ऐसे हैं जिनका कोई अर्थ नहीं है, जिनका कोई अर्थ नहीं है, लेकिन फिर भी भाषा में प्रयोग किया जाता है। क्यों? भाषा को प्रवाह देने के लिए, भाषा में
प्रवाह लाने के लिए कभी कभी हम निरर्थक निरर्थक शब्दों का प्रयोग भी करते हैं। ठीक है, तो इस तरह से निरर्थक शब्दों के जो एग्जाम्पल होते हैं वो हमने यहाँ पर दे दिए, वाणी और वर्णना और विखना। ठीक है, ये आपके एग्जाम्पल है निरर्थक शब्दों के। तो इस तरह से दोनों चीजें क्लियर हो गई, सार्थक और निरर्थक। तो जब हम सार्थक और निरर्थक अर्थ के आधार पर शब्दों के भेद बता रहे हैं, अब हमने यहाँ पर बता तो दिया कि दो भेद होते हैं, सार्थक और निरर्थक। अब ये जो सार्थक शब्द होते हैं, देखिए निरर्थक शब्द तो यहीं पे समाप्त हो गया, क्योंकि ये निरर्थक है, इसका कोई अर्थ नहीं है। लेकिन सार्थक, अब सार्थक में क्या होता है, कभी कभी किसी के एक अर्थ भी होते हैं, कभी कभी किसी के बहुत सारे अर्थ भी होते हैं, कभी कभी किसी के उल्टे अर्थ भी होते हैं, कभी कभी किसी का एक जैसे शब्दों के अर्थ भी होते हैं, कभी वाक्यांशों के लिए एक शब्द भी आ जाता है, यानी कि एक वाक्य को हम छोटा करके भी लिख सकते हैं। तो इस तरह से सार्थक शब्दों के, जो निरर्थक शब्द है वो तो यहीं पर आपके क्लियर हो गए, लेकिन सार्थक शब्दों के भी अर्थ के आधार पर, अर्थ के आधार पर सार्थक शब्दों के भेद, अर्थ के आधार पर सार्थक शब्दों के भेद। अब सार्थक शब्दों के भी यहां पर भेद हैं, कितने भेद हैं, 6 भेद है। ठीक है, कितने हैं, 6 भेद हैं। कौन कौन से हैं, सबसे पहले एकार्थी शब्द, एकार्थी शब्द, साफ साफ क्लियर हमें पता चल रहा है, जिस शब्द का केवल एक अर्थ होता है उसे एकार्थी शब्द कहते हैं। ठीक है, जिसका केवल एक अर्थ होता है, जिन शब्दों का केवल एक अर्थ होता है उसे क्या कहते हैं, एकार्थी कहते हैं। ठीक है, इसी तरह से हमने कहा अगला अनेकार्थी शब्द, अनेकार्थी शब्द, नाम से ही पता चल रहा है कि एक से अधिक, यानी कि प्रयोग एक से अधिक अर्थों में होता है, जिन शब्दों का प्रयोग एक से अधिक अर्थों में होता है। जिन शब्दों का प्रयोग एक से अधिक अर्थों में होता है उन्हें क्या कहते हैं, अनेकार्थी कहते हैं, अनेकार्थी शब्द कहते हैं। अगला नंबर 3, पर्यायवाची शब्द, पर्यायवाची शब्द क्या होते हैं, पर्यायवाची शब्द जब कभी समान अर्थ बताने वाले शब्द, देखिए समान अर्थ बताने
बताने वाले शब्द, समान अर्थ बताने वाले शब्द पर्यायवाची शब्द कहलाते हैं। को शब्द कहते हैं। ठीक है, जो समान अर्थ बताते हैं उन्हें पर्यायवाची शब्द कहते हैं। इसी तरह से विलोम शब्द, विलोम शब्द, विलोम यानी कि उल्टा, विलोम अर्थात उल्टा, तो परस्पर विपरीत अर्थ प्रकट करने वाले शब्द, परस्पर विपरीत अर्थ प्रकट करने वाले शब्दों को विलोम शब्द कहा जाता है। ठीक है, परस्पर विपरीत अर्थ प्रकट करने वाले शब्दों को विलोम शब्द कहा जाता है। तो देखिए, इसमें अभी आप ये सोच रहे होंगे कि एग्जाम्पल हमने नहीं लिखे, तो बहुत ही ज्यादा इजी है। एकार्थी शब्द, एकार्थी शब्द यानी कि जिसका एक ही अर्थ होता है। बहुत सारे ऐसे शब्द हैं जिनका केवल एक ही अर्थ होता है। जैसे अगर मैं कहूं पीड़ा, तो पीड़ा का अर्थ होता है दर्द। नृत्य का अर्थ होता है नाच। गृह का अर्थ होता है घर। मृत्यु का अर्थ होता है मौत। वायु का अर्थ होता है हवा। इनके पर्यायवाची हो सकते हैं, लेकिन अर्थ जो है जो अर्थ होता है वो केवल एक ही होता है। इसी तरह से अनेकार्थी शब्दों के बारे में अगर बात करें, अनेकार्थी यानी कि अगर जैसे मैं यहाँ पर बात करूं सोना, ठीक है, अगर मैं सोना शब्द बोलूं, सोना, तो क्या आपके दिमाग में आ रहा है सोना शब्द सुन के? सोना शब्द, सोना, मैंने कहा सोना, तो क्या समझ में आ रहा है आपको? दो अर्थ समझ में आ रहे हैं सीधे सीधे। कौन कौन से दो अर्थ समझ में आ रहे हैं? सो जाना, ठीक है, पहला अर्थ। दूसरा अर्थ आपका स्वर्ण, ठीक है, दो अर्थ निकल रहे डायरेक्टली। इसी तरह से अगर मैं कहूं कर, ठीक है, एक और शब्द मैं अगर यहां पे लिखूं कर, तो कर शब्द से आपको क्या समझ में आ रहा है? सबसे पहले तो टैक्स, लगान, कर कहते हैं ना, तो टैक्स। उसके बाद कर कमल, यानी कि दूसरा अर्थ क्या है इसका? हाथ। तीसरा अर्थ है इसका किरण। तो इस तरह से जिसका हमें एक से अधिक अर्थ, जिसका प्रयोग एक से अधिक अर्थों में होता है, यानी कि कभी हम कर का प्रयोग टैक्स के लिए करते हैं, कभी हम कर का प्रयोग हाथ के लिए करते हैं, कभी हम कर का प्रयोग किरण के लिए करते हैं। इसी तरह से घट या पूर्व या घन, तो ऐसे शब्द हैं जिनका हम अलग अलग अर्थों में प्रयोग करते हैं। अगर मैं घट की बात करूं तो घट का अर्थ होता है घड़ा, घट का अर्थ होता है पनघट, घट का अर्थ होता है शरीर। अगर मैं घन की बात करूं तो घन का अर्थ होता है घड़ा, घन का अर्थ होता है हथौड़ा। ठीक है, तो जहां एक से अधिक अर्थ
में एक शब्द का प्रयोग किया जाए उसको कहेंगे आपका अनेकार्थी शब्द। फिर आती है बात पर्यायवाची शब्दों की। तो समान अर्थ बताने वाले पर्यायवाची शब्द अर्थात समान अर्थ बताने वाले शब्दों को पर्यायवाची शब्द कहते हैं। समान अर्थ, जैसे आसमान, आसमान का समान अर्थ बताने वाले शब्द हैं आकाश। आकाश कहो आसमान कहो एक ही बात है। गगन, नभ, अंबर। ठीक है, तो ये है आपके पर्यायवाची शब्द। ये क्या है? पर्यायवाची शब्द। आसमान का पर्यायवाची गगन, नभ, अंबर। ठीक है, तो ये हमारा क्लियर हो गया पर्यायवाची शब्द तक। उसके बाद आते हैं विलोम शब्द। उसके बाद आते हैं विलोम शब्द। तो विलोम शब्दों में हमने क्या लिखा है? परस्पर विपरीत अर्थ प्रकट करने वाले। देखिए यहां पर केवल एक एक एग्जाम्पल देकर मैं आप लोगों को समझा रही हूं, तो आपने एक एक एग्जाम्पल नहीं लिखना है, आपने बाकी भी एग्जाम्पल लिखने हैं। तो सबके एग्जाम्पल जो है वो आपके होमवर्क है, नोट डाउन कर लीजिए। साथ ही होमवर्क में है सबके एग्जाम्पल, उदाहरण, क्योंकि ऐसे तो आप पढ़ के छोड़ देंगे, लेकिन जब आपको होमवर्क दिया जाता है तो आप उसको घर पर रिवाइज करते हैं और फिर उसको अपनी कॉपी में लिखते हैं। तो सबके एग्जाम्पल आप जरूर लिखेंगे। विलोम शब्द, विलोम शब्दों के लिए हमने लिखा है परस्पर विपरीत अर्थ प्रकट करने वाले। विपरीत अर्थ, बिल्कुल उल्टा अर्थ। अगर मैं लिखूं सुख, तो इसके विपरीत अर्थ क्या होगा? दुख। लाभ, विपरीत अर्थ क्या होगा? हानि। सरल, कठिन। ठीक है, तो इस तरह से यहां पर आप और भी बहुत सारे एग्जाम्पल्स दे सकते हैं विलोम शब्दों के। ठीक है, तो ये चारों चीजें क्लियर हो गई आपको। अर्थ के आधार पर सार्थक शब्दों के भेद, एकार्थी, अनेकार्थी, पर्यायवाची और विलोम। और जैसे कि हमने कहा है कि कितने भेद हैं, कंफ्यूज नहीं होंगे, 6 भेद हैं। तो 4 अभी हमने कर लिए, चारों को समझ लिया। आगे बढ़ते हैं बाकी के 2। नंबर 5 है श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द। श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द। श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द। श्रुति सम नाम से समझेंगे, श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द। और नंबर 6 है वाक्यांशों के लिए या वाक्यांश के लिए एक शब्द। वाक्यांश के लिए एक शब्द। तो पहले क्लियर करते हैं श्रुति सम भिन्नार्थक शब्दों को। देखिए कई बार क्या होता है, कुछ ऐसे शब्द होते हैं कि उनकी वर्तनी जो होती है वो भिन्न होते हुए भी, वर्तनी भिन्न होते हुए भी उच्चारण में इतना कम अंतर होता है कि वे समान सुनाई देते हैं। वे समान सुनाई देते हैं, तो उन्हें श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द कहा जाता है। जैसे आप इंग्लिश में पढ़ते हैं राइट और राइट। एक राइट मतलब सही, एक राइट मतलब लिखना। ठीक है, लाइट, नाइट। तो लगभग उच्चारण जो है वो सेम है। ठीक है, उच्चारण क्या है, वो सेम है, लेकिन
लेकिन इनकी वर्तनी जो है वो भिन्न होती है, यानी कि वर्तनी में भिन्नता होते हुए भी उच्चारण में ये बहुत ही एक जैसे लगते हैं, यानी कि उच्चारण में बहुत कम अंतर होता है। इसीलिए इन्हें और अर्थ हमेशा भिन्न होते हैं, अर्थ हमेशा अलग होते हैं। ठीक है, अर्थ हमेशा अलग होते हैं। इसको लिख लेते हैं। ऐसे शब्द जिनकी वर्तनी में भिन्नता होते हुए उच्चारण में बहुत कम अंतर होता है। ठीक है, ऐसे शब्द जिनकी वर्तनी में भिन्नता होते हुए भी उच्चारण में बहुत कम अंतर होता है, उच्चारण में बहुत कम अंतर होता है, यानी कि वे समान सुनाई देते हैं, वे एक जैसे लगते हैं। इन्हीं को हम श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द कहते हैं। इन्हीं को हम कहते हैं श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द। देखिए एग्जाम्पल हम यहां पे लेंगे कुछ। अन्न, अनाज। ठीक है, इसी तरह से जरा को क्या कहते हैं? बुढ़ापा। शाम, संध्या। श्याम, श्याम, सांवला। दूसरा देखिए, आप यहां पर देखेंगे कुछ और शब्द लिख लेते हैं। और, तरफ, और, तथा। जरा, बुढ़ापा, जरा, थोड़ा। तो आप यहां पर देखेंगे अन्न का अर्थ होता है अनाज। अन्य, देखिए उच्चारण में जब आप उच्चारण करते हैं अन्न और अन्य, तो काफी सेम आपको साउंड सुनाई दे रहा है दोनों का, अन्न और अन्य। ठीक है, लेकिन यहां पर क्या है कि जो दोनों के स्वर हैं वो तो लगभग सेम है। ठीक है, अन्य और अन्न, लेकिन आप अर्थ देख सकते हैं, जो वर्तनी है वो भी चेंज है, वर्तनी भिन्न है। अन्य और अन्न बिल्कुल अलग अलग वर्तनी है, लेकिन उच्चारण में बहुत कम अंतर है। अन्न, अन्य, और अर्थ बिल्कुल अलग है। अन्न का अर्थ होता है अनाज, अन्य का अर्थ होता है दूसरा। शाम, शाम का अर्थ होता है संध्या। ठीक है, यहां पर शाम और श्याम दो शब्द लिखे गए हैं। तो शाम का अर्थ होता है संध्या, श्याम का अर्थ होता है सांवला। ठीक है, शाम का अर्थ होता है संध्या, श्याम का अर्थ होता है सांवला। इसी तरह से और, और, और का अर्थ होता है तरफ, और का अर्थ होता है तथा। ठीक है, इसी तरह से जरा और जरा,
जरा का अर्थ होता है बुढ़ापा, ठीक है, जरा का अर्थ होता है बुढ़ापा, और एक जरा का अर्थ होता है थोड़ा, ठीक है। तो ऐसे शब्द आप इंग्लिश में राइमिंग वर्ड्स पढ़ते हैं ना, बिल्कुल वही है ये राइमिंग वर्ड्स जो सेम साउंड करते हैं। जैसे हम अभी मैंने आप लोग को बताया, से, स्टे, या गो, सो, ठीक है, राइट, राइट, लाइट, इस तरह से अलग अलग बहुत सारे शब्द हैं जो साउंड सेम करते हैं, लेकिन उनकी वर्तनी अलग होती है, उनके अर्थ अलग होते हैं। तो ये यहाँ पर आपको श्रुति संभिन्नार्थक जो शब्द है वो मैंने बहुत अच्छे से क्लियर कर दिया है। और भी ऐसे एग्जाम्पल्स आप लिख सकते हैं, ये आपका होमवर्क है। होमवर्क में आप जैसे कि हमने यहाँ पर एग्जाम्पल दिए हैं कुछ एक, तो इस तरह के और भी एग्जाम्पल्स आप दे सकते हैं। नोट डाउन तो आप लोग साथ ही साथ कर रहे होंगे, ये बहुत अच्छी बात है। आगे बढ़ेंगे, वाक्यांश के लिए एक शब्द। नंबर 6 हम पढ़ेंगे वाक्यांश के लिए एक शब्द। वाक्यांश के लिए एक शब्द। वाक्यांश के लिए एक शब्द, ठीक है। वाक्यांश के लिए एक शब्द में जैसे हम क्या होता है कि अनेक शब्दों के स्थान पर आने वाले एक शब्द को जब हम अनेक शब्दों के लिए एक शब्द लिखते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, वाक्यांशों के लिए एक शब्द कहते हैं। इसकी परिभाषा आप लिखेंगे, इसकी परिभाषा आप लिखेंगे। बहुत ही ज्यादा इजी है, क्योंकि आप अभी तक क्लास 9th में आ गए हैं, और क्लास 9th में आने तक आप बहुत सारी चीजें अभी तक इस बारे में पढ़ चुके हैं। आपने हिंदी व्याकरण में भी कई बार इस तरह की चीजें पढ़ी हैं। वाक्यांशों के लिए एक शब्द, जैसे एग्जाम्पल, जो आज्ञा का पालन करता हो। इतना बड़ा वाक्य है, जो आज्ञा का पालन करता हो या आज्ञा का पालन करता है, ठीक है। जो आज्ञा का पालन करता है, तो उसको क्या कहेंगे, एक शब्द में उसको क्या लिखेंगे, जो आज्ञा का पालन करता है उसको एक शब्द में क्या लिखेंगे, आज्ञाकारी, ठीक है। इसी तरह से जो सरलता से प्राप्त जो सरलता से प्राप्त हो, जो सरलता से प्राप्त हो जाता है उसको क्या कहते हैं, सुलभ। जो सरलता से प्राप्त हो जाता है उसको कहते हैं सुलभ, और जो बहुत कठिनाई से प्राप्त हो, दुर्लभ, ठीक है। इसी तरह से उपकार को मानने वाला कृतज्ञ, जो उपकार को ना मानता हो, कृतघ्न, ठीक है। तो इस तरह से हमने यहाँ पर अर्थ के आधार पर जो शब्दों के भेद हैं वो क्लियर कर दिए हैं। तो बच्चों, आज हमने यहाँ पर अर्थ के आधार पर शब्दों के भेद बहुत अच्छे से पढ़ लिए हैं, और आशा करती हूँ कि आपको समझ में भी आ गए होंगे। बहुत ज्यादा इजी हैं, बहुत सरल हैं, और साथ ही बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग भी हैं। जो कुछ भी आपको होमवर्क में दिया गया है और जो कुछ भी आपको आज पढ़ाया, उसको घर पर रिवाइज कीजिए, और जो होमवर्क दिया है उसको जरूर अपनी कॉपी में करने की कोशिश कीजिए। अगर कोई भी डाउट होता है, कोई भी चीज समझ में नहीं आती है, अभी तक जो भी पढ़ाया है उसमें से जो कुछ नहीं समझ में
आया है, आप एक बार कॉपी चेक कीजिए अपनी, जो कुछ आपने नोट डाउन किया है उसको एक बार पढ़िए। अगर चीजें नहीं समझ में आती हैं तो क्लास में डायरेक्टली हैंड रेज करके पूछिए, या सिस्टम के माध्यम से हैंड रेज करके पूछिए, या फिर चैट के माध्यम से अपनी समस्याएं हमें भेज सकते हैं। लेकिन ऐसा नहीं कि क्लास चल रही है और क्लास खत्म हो गई और पढ़ लिया, नहीं भी पढ़ा कोई बात नहीं। तो पढ़ना है और साथ ही साथ याद भी करना है, अपने डाउट्स भी क्लियर करने हैं। क्लास में अगर इंटरेक्शन रहेगा, आप अपने डाउट्स क्लियर करेंगे तो क्लास और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग होगी। इस तरह से आज का हमारा जो ये सेशन है वो यहाँ पर समाप्त होता है। हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।